बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लेंज़िज़ लॉ का सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि लेंज़िज़ लॉ को हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और हमने ये सीखा था कि किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, यानी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मोशन के दौरान फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से उसमें जो करंट इंड्यूस होता है वो इंड्यूस करंट अपोज करता है उस चेंज को जो कि करंट को इंड्यूस करवा रही होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस करंट जो है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो इसके लिहाज से हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेंज़िज़ लॉ में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लेंज़िज़ लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बोर्ड में आता है कि लेंज़िज़ लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और हम आज ये बात जो है इसको प्रूव करेंगे कि वाकई लेंज़ लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। तो इसके लिए हमने वही एक सेटअप लिया है जिसमें हमारे पास ये दो रेल्स हैं और इनके साथ ये एक गैल्वेनोमीटर अटैच है, और इनके ऊपर हमने ये एक कंडक्टर रखा है जो रॉड की फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रेट वायर की फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे ही ये कंडक्टर यहाँ पर मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें पता है कि इस लूप में करंट फ्लो करेगा, जिसे हम फैराडेज लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। फ़र्ज़ करें कि हम इस रॉड पर फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स राइट, इधर को हम फोर्स लगाते हैं, ये वो वाली फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फोर्स के लगने की वजह से क्या होगा, जो रॉड होगी वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगी, और जब रॉड मूव करेगी तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से उसमें ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया था फैराडेज लॉ में, कि हम थंब उधर को करेंगे जिधर को हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर देंगे, हमारी ये जो सेकंड फिंगर होगी ये हमें करंट की डायरेक्शन बता देगी। तो अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकालें तो फोर्स रॉड पर टुवर्ड्स राइट लग रही है, थंब आ गया टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनटू द पेज है तो मैं फर्स्ट फिंगर को इनटू द पेज ले जाऊंगा, और मेरी ये फिंगर है ये ऊपर की तरफ मुझे डायरेक्शन बता देगी करंट की जो कि इस कंडक्टर में फ़्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर हम लूप के अलोंग इस करंट की डायरेक्शन देखें तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये आ जाएगी, और ये डायरेक्शन हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसी वजह से ये गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन देगा। तो हमारे पास जो करंट होगा वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो यहाँ हमने चैप्टर नंबर 14 में एक टॉपिक पढ़ा था, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। याद करें चैप्टर नंबर 14 में हमने ये वाला रिलेशन जो है वो डिस्कस किया था सेकंड टॉपिक में, कि जब कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ एल हो उसमें से करंट आई पास कर रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है जो हमारे पास ये होती है, और उस फोर्स का हमने रिलेशन ड्राइव किया था आई एल बी साइन ऑफ थीटा, और ये थीटा एंगल था बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंडक्टर की लेंथ उधर को लेते हैं जिधर को करंट फ्लो कर रहा हो। तो यहाँ हमारे पास ये रॉड है और करंट ऊपर को जा रहा है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है ये। तो अगर आप गौर से देखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट यानी कंडक्टर की लेंथ के दरमियान जो एंगल है वो 90 है।
तो थीटा हमारे पास 90 आ जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो यही रिलेशन हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू ILB। तो जब हम इस रॉड को इधर को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स राइट, फ्लक्स के चेंज होने से इसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट के इंड्यूस होने की वजह से चूंकि ये कंडक्टर जो है, ये रॉड जो है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड पर ये वाली फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा। अब अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें कि मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड पर किधर को फोर्स लगाएगा, तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता हो, आपको फील्ड की डायरेक्शन पता हो, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको ये थंब बताएगा, और आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करेंगे। दो रूल हो गए, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये तब यूज़ होगा जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो और आपने करंट की डायरेक्शन निकालनी हो। और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने चैप्टर 14 में भी डिस्कस किया था। इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता है और हम फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। यानी कि राइट हैंड फ्लेमिंग रूल जो है वो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ करेंगे, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो चूंकि अब हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो इस रॉड में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो हम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दें तो ये फिंगर आ गई हमारी करंट की डायरेक्शन में ऊपर को, फील्ड इनटू द पेज है, तो हमारा थंब जो है वो देखें लेफ्ट हैंड का में टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स बता रहा है। यानी कि इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। तो ये हमारे पास FB फोर्स है, और इसको मैं FA कह देता हूँ जो हमने अप्लाई की थी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो हमारी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स राइट है तो मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। अगर हम अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगाते तो हमारे पास यही मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स राइट आती, और उससे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती। तो ये फोर्स अभी इस केस में टुवर्ड्स लेफ्ट है। जब एक फोर्स इधर को लग रही है और ये फोर्स इधर को लगनी शुरू हो जाए तो ये FB इस FA को अपोज करेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाली फोर्स इस रॉड को रोकना चाहती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस रॉड में करंट फ्लो करता रहे, तो आपको पता है इंड्यूस करंट रखने के लिए हमें फ्लक्स चेंज करवाते रहना पड़ेगा, और यहाँ फ्लक्स चेंज करवाने के लिए हम मुसलसल इस रॉड पर टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाएंगे। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाते जाएंगे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से करंट आएगा, और करंट के इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। और हमने यही तो डिस्कस किया था कि इंड्यूस करंट उस चेंज को अपोज करता है जो कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवा रहा है। यहाँ कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने करंट प्रोड्यूस करवाया? वो हमारे पास ये फोर्स थी। अगर हम ना ये फोर्स लगाते, ना फ्लक्स चेंज होता, तो इंड्यूस करंट भी ना आता। अब अगर इंड्यूस करंट आया है तो ये इंड्यूस करंट इस फोर्स को अपोज करेगा, ये लेंस ने हमें बताया था। यहाँ इंड्यूस करंट इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को अपोज करने के लिए इस फोर्स को यूज करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर लगाता है। तो यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि इंड्यूस करंट जो है वो यहाँ पर भी चेंज को अपोज कर रहा है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली कैसे है? तो जब तक आप टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाते रहेंगे तब तक इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आप टुवर्ड्स राइट लगने वाली फोर्स ख़त्म कर देंगे तो ये रॉड रुक जाएगी, और रॉड के रुकने की वजह से हमारे पास ये करंट का फ्लो जो है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। तो ड्रैगिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हमने ड्रैगिंग फोर्स लिखा है, विल प्रोवाइड या प्रोवाइड करेगी एनर्जी फॉर इंड्यूस करंट टू फ्लो। देखें ना, अगर हम ये एनर्जी नहीं देते रॉड को, हम फोर्स नहीं लगाते, तो करंट री इंड्यूस होगा। अगर हम ये फोर्स लगाएं यानी एनर्जी दें तो उस एनर्जी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब तक हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब तक फोर्स लगाएंगे, तब तक ही करंट फ्लो करेगा।
तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये सपोज कर लें कि इस रॉड में जो करंट है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर रहे हैं, वैसे होगा नहीं नीचे को, उसका जवाब आपको एंड पे मिल जाएगा, यानी हम फोर्स टुवर्ड्स राइट ही लगाते हैं, लेकिन हम ये सपोज कर लेते हैं कि अब इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो नीचे की डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आ गई। तो इस केस में करंट इधर से ये जाएगा, इधर से करंट ये होगा। ये याद रखिएगा, ये ऐसा होता नहीं है, मैं इसको यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि इस केस में जब हम टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाएंगे तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इससे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। अब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो टुवर्ड्स राइट ही है, टुवर्ड्स राइट ही है, ये अप्लाइड फोर्स है। अब करंट नीचे को आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये फोर्स लगेगी, फोर्स तो यही लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ये इनटू द पेज फिंगर चली गई, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, करंट नीचे को आ रहा है इधर को, तो ये फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में आ गई। अब देखें मेरा थंब जो है वो टुवर्ड्स राइट हमें डायरेक्शन बता रहा है उस फोर्स की जो कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर लगाएगा, यानी कि अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड पर जो फोर्स लगा रहा है वो भी टुवर्ड्स राइट आ गई है, तो ये एफ बी आ जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई हैं, यहाँ थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हमने सपोज किया था कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और वहाँ से हमने ये देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आती है वो भी टुवर्ड्स राइट आ जाती है। पहले हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो टुवर्ड्स लेफ्ट आई थी, वो अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही थी। अब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गई हैं, तो आपको पता है अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो वो रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे को एड अप करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ाते हैं। तो इस रॉड पर लगने वाली नेट फोर्स इंक्रीज कर जाएगी, दोनों फोर्सेस ऐड होंगी ना, तो टोटल फोर्स बढ़ जाएगी जो इस रॉड पर लग रही होगी। तो जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ गई, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी रॉड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो गई, रॉड इधर को जा रही थी, मैग्नेटिक फोर्स भी इधर को आ गई, तो इससे क्या होगा कि ये रॉड जो है ये एक्सेलरेट हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। याद करें आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था कि अगर पार्टिकल इधर को जा रहा है, इधर को ही इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी तो ये रॉड एक्सेलरेट हो जाएगा। रॉड के एक्सेलरेट होने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया है कि जब कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तेज़ी से मूव करना शुरू कर दे तो उसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। तो अगर ये रॉड एक्सेलरेट होगी टुवर्ड्स राइट, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी के बढ़ने से इसमें ये वाला जो करंट इंड्यूस हो रहा है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और मुझे बताओ अगर कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट बढ़ जाए, चाहे उसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे ये होगा कि इंड्यूस करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पहले सिर्फ एफ ए फोर्स थी, एफ बी आई, दोनों एडअप हुई, नेट फोर्स बढ़ी, फोर्स के बढ़ने से रॉड एक्सेलरेट हुआ, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से करंट बढ़ गया, और करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, अब फोर्स तो इधर को जो है वो लग रही है, जो वो बढ़ती जा रही है, फोर्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से एफ बी बढ़ता जाएगा, एफ बी बढ़ता जाएगा यानी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली दोनों का सम भी इंक्रीज करता जाएगा, यानी इस रॉड पर लगने वाली नेट फोर्स और ज़्यादा बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ।
तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेट करेगी रॉड और ज़्यादा, यानी वक्त के साथ साथ रॉड और ज़्यादा एक्सेलरेट करती जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब हमने तो सिर्फ शुरू पे एक पुश दिया था इस रॉड को इधर को मूव करवाने के लिए, उसके बाद तो रॉड खुद ब खुद टुवर्ड्स राइट जा रही है, खुद ब खुद उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये वाली फोर्स बढ़ रही है। एफ बी हम नहीं बढ़ा रहे, वो तो करंट बढ़ा रहा है। यानी जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आई, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ज़्यादा आने का मतलब वेलोसिटी बढ़ी, ये भी आपको बताया, तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स खुद ब खुद बढ़ रही है, हालांकि हम फोर्स बढ़ा भी नहीं रहे, यानी हम तो रॉड को एनर्जी दे ही नहीं रहे अब, लेकिन फिर भी रॉड मूव करते जा रही है टुवर्ड्स राइट। तो इससे ये हुआ कि हमें इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी वाला केस मिल जाएगा, यानी हम एनर्जी बढ़ा नहीं रहे, हम रॉड को काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे, लेकिन रॉड खुद ब खुद अपनी एनर्जी को बढ़ा रही है टुवर्ड्स राइट, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको पता ही है जब वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी खुद तो नहीं बढ़ सकती, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस बन चुका है जिसमें एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट होती जा रही है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो यहाँ तो एनर्जी खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रही है। इसके लिए उसने आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया है, सेल्फ प्रीपेचुएटिंग। सेल्फ प्रीपेचुएटिंग का मतलब होता है खुदकार बन जाना, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस सेटअप में अगर हम रॉड पर टुवर्ड्स राइट फोर्स अप्लाई करें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट सपोज कर लें तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, बल्कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। तो ये वो प्रूफ्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि लेंज़िज़ लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।